आज की इस क्लास में हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस बुद्धि को कहते हैं। इंटेलिजेंस इज ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरमेंट। एज पर दैट पर्सन, बुद्धि वो क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति एक उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। अगर हम इसमें सोचे तो वो जिस वातावरण में होता है वो उस वातावरण में प्रभावी ढंग से चीजों को करता है, उस वातावरण में वो प्रभावी ढंग से डील करता है। सो इंटेलिजेंस इज ए ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल। ग्लोबल कैपेसिटी हर जगह पूरे संसार भर में वो हमेशा एक पर्पस से ही एक्ट करता है और वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसका काम करता है। And then another one is Jean Piaget. Intelligence is the ability to adapt one's surroundings. और ऐसा भी हो सकता है कि बुद्धि जो है वो अपने वातावरण में स्वयं को ढालने की क्षमता है। Adapt one's surrounding, हमारे आसपास, यानी कि हम अपने आप को ही क्या करते हैं, वातावरण में ढालते हैं। वातावरण में ढालते हैं। और वातावरण में ढालने का मतलब है, बुद्धि का मतलब है कि इंसान को जब चीजें समझनी है, कोई काम करना है, तो वो उसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस। अगर टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस की आप बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के प्रकार को 3 तरीके से रखा गया। आपने समझा कि बुद्धि को क्या कहते हैं। बुद्धि कहते हैं किसी चीज को समझ के उसके ऊपर उत्तर देना, अच्छे से उत्तर देना, उस चीज को समझना, उसे हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका है एनालिटिकल इंटेलिजेंस का। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना, है ना। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना। एनालिटिकल अपनी सोच को कैसे कर सकते हो, अब सोच को। दूसरा है क्रिएटिव ढंग से, उसे नए तरीकों से। तीसरा है प्रैक्टिकल करके, खुद करके। तो इंटेलिजेंस का मतलब हो गया, एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम क्या उसके अंदर कोई तर्क वितर्क लेके आएंगे, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या हम उसे और बेहतर कर सकते हैं। कुछ सोच, अपनी सोच को हम इसके अंदर लाते हैं, अपनी सोच को हम इसके अंतर्गत लाते हैं, अपने विचारों को लाते हैं और हम उस काम को कर लेते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कुछ नए तरीके हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, कुछ नए तरीके हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और एक होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का सीधा मतलब होता है कि हम उसको स्वयं करें, है ना, हम स्वयं करें, हम उस काम को खुद करें, प्रैक्टिकल तरीके से करें। तो ये चीज क्या है, दैट इज टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेस्ड ऑन द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द एक्सक्यूशन, परफॉर्मेंस एंड द नॉलेज। These 3 operations will enable us to encode stimuli, hold the information in a short-term memory, and make some calculation and perform mental calculation and mental compare different stimuli and retrieve information from long-term memory, and hence it is very harmful for memorize the things. देखिए, हमेशा हर चीज को हम क्या करते हैं, किसी समस्या को हल करने की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा हमारी बुद्धि उसमें काम आती है और हम अपनी बुद्धि को उस तरीके से लेके चलते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर ले। कैसे सोल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम आई, हम उसको पहले अच्छे से समझेंगे, फिर हम उसमें परफॉर्मेंस लेके आएंगे नॉलेज के द्वारा, और अपनी नॉलेज और अपनी परफॉर्मेंस और चीजों को समझना, उन्हें डील करना, ये मदद करता है कि हर एक प्रकार की जो भी हमारे सामने चीजें हैं वो एनकोड और डिकोड तरीके से हो, और फिर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हमारी मेंटल कैलकुलेशंस काम करती है, और देन उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ में काम करती है। तो ऐसे केस में हम बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से सोचते हैं,
हम चीजों को नई तरीके से सोचते हैं, आखिर इसका क्या विश्लेषण निकलेगा, आखिर इसका एंड क्या हो सकता है, तो वो हमारी एनालिटिकल तरीके से होती है। दूसरा होता है हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स इनसाइट, सिंथेसिस एंड एबिलिटी टू रिएक्ट टू द नोवेल सिचुएशन एंड दैट स्टिमुलाई and consist of the ability which allows people to think creatively and adjust on the creativity and effectively to new situations। देखिए हमेशा एक ना कोई सिचुएशन तो आएगी। जब कोई सिचुएशंस हमारे सामने आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो हम उसमें सोचते हैं कि हमें कौन सी प्रतिक्रिया देने का जरूरत है और हम अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जो क्षमता हमारे अंदर आती है, नई समस्याओं का समाधान हम लोग जो ढूंढते हैं, तो हम उस समाधान के साथ उसके साथ हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो हमने समाधान ढूंढा है उसमें नए नए तरीके भी होंगे, है ना। हमने क्या किया है क्रिएटिविटी में, हमने नए तरीकों को इसमें शामिल किया, नए तरीके हम लोगों ने ऐड किए हैं और नए तरीकों से हमने उन चीजों को ठीक किया है, ठीक है। दैट इज द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और थर्ड वन होता है हमारा दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है? ऑपरेट इन अ रियल वर्ल्ड। अब आपको मान के चलते हैं, इसका एग्जाम्पल समझना है। एग्जाम्पल का मतलब है जैसे हॉस्पिटल साइड में आप कहते हो केस सिनेरियो। केस सिनेरियो का मतलब है एक मरीज 20 साल का व्यक्ति है, तो हम क्या करते हैं, हम 20 साल के व्यक्ति के पास आपको लेके जाते हैं, आप पेशेंट को डील करते हो, पेशेंट से लाइव सुनते हो, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हो। ये जो आप कर रहे हो ये क्या है? दैट इज द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस कैसे समझ पाए, हम बुद्धि को कैसे समझते हैं? एनालिटिकल तरीके से नई नई चीजों को हम लेके आते हैं, है ना। हम लोग विचारों को समझते हैं, मेमोरी का उसमें इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस कुछ ऐसे तरीके हम ऐड करते हैं जिनके द्वारा हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो विचार हमारे माइंड में आते हैं हम उनके प्रति प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हम वास्तविक दुनिया में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के इंटेलिजेंस है जो हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स का मतलब देखा जाए कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं, और ये कारक क्या हैं? ये कारक हमेशा हमारी बुद्धि को चेंज करने की कोशिश करेंगे, या जब आप किसी भी काम में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो दैट में हैव अ इफेक्ट। ऐसा हो सकता है कि हमारी बुद्धिमत्ता पर इनका प्रभाव आए। तो वो कौन से प्रभाव करने वाले कारक है? पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। देखिए बायोलॉजिकल का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में बड़ा डिफरेंस होता है। हम पहले से समझ पाए हैं पिछली क्लास में कि एक व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा हो सकती है, दूसरे की कम हो सकती है। 2 लोगों में विचार डिफरेंस है। दैट एविडेंस एज सजेस्ट दैट जेनेटिक वेरिएशन हैज अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑन IQ एज पर द अकॉर्डिंग 3/4 इन अडल्ट dispute the high heritability of the IQ, and few genes have found to have a substantially effect on IQs, and suggesting that IQ is the product of interaction between a multiple of gene। आप कैसे समझते हैं? एक जीन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क का बढ़ना, उसके अंदर ग्रे मैटर का बढ़ना, मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, बदलती हैं, ये सब क्या है? एक जीन का प्रभाव होता है। कुछ जीन अलग हो सकती है, कुछ जीन अलग हो सकती है। तो एक ऐसी जीन हो सकती है जो बहुत ज्यादा बुद्धि में हाई होगा, तो हम उस जीन का क्या करते हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि ये एविडेंस दिया गया है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स को अगर आप समझे तो इसके अंदर हम ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का IQ तब बढ़ता है अगर उसकी जीन भी उस लेवल की होगी। तो अगर किसी की जीन बहुत अच्छी है तो उसकी बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छी होगी। तो ऐसा हो सकता है कि जिनके पेरेंट्स बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छे होते हैं तो ऐसा हो सकता है उनके बच्चे भी बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता में पाए जाएं। दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। अनदर वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है बहुत बार प्रभाव होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल पहले कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि आप ये समझते हो कि जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट के ही बच्चे होते हैं। अगर पेरेंट हमारे पढ़ने वाले तो ऑटोमेटिक बच्चे भी हमारे अच्छा पढ़ने वाले होंगे। दैट मीन्स दैट एविडेंस सजेस्ट अ फैमिली एनवायरमेंट फैक्टर may have an effect on our children IQ. On other hand, by the late adolescence, the correlation disappears, such as that adoptive siblings are no more similar in IQ than the stranger. No more similar in IQ than the stranger. देखिए होता ये है
कि एक परिवार के अंदर दो बच्चे ऐसा हो सकते हैं कि उनके आईक्यू लेवल में डिफरेंस हो, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति है, स्ट्रेंजर है आपके लिए, आप कैसे कह सकते हो कि उसका विचार आपके विचार के बराबर ही काम करता है? नहीं कह सकते। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट, जो पारिवारिक एनवायरनमेंट है, उसका प्रभाव पड़ेगा तो जरूर, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसी परिवार के दो अलग बच्चे अलग आईक्यू के हो सकते हैं, लेकिन कोई नया व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसका आईक्यू बेहतर हो सकता है। तो आईक्यू कैन आल्सो हैव अ एनवायरमेंटल फैक्टर। थर्ड इज एथिकल इश्यूज। एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब होता है नैतिक मुद्दे, एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कि हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, हम कैसे लाइफ को जिए, ये है। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं एथिकल। अब एथिकल का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य की जो बुद्धि होती है उसको आप बढ़ाने का प्रयास कर सकते हो। भाई कैसे बढ़ाने का प्रयास करोगे? हम अपने जिंदगी को कैसे बढ़ा सकते हैं कि हमारे अंदर बुद्धि बहुत अच्छी है? जब हम चीजों का इस्तेमाल करेंगे, सीधी सी बात, जब हम चीजों का मॉडिफाइड करेंगे। तो सिंस इंटेलिजेंसी इज ससेप्टिबल टू द मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन होता है तो ऑटोमेटिक हमारा जो आईक्यू लेवल होता है वो प्रभावित होता है थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए हमारे पास कुछ एबिलिटी होती है, ऐसे केस के अंदर हम अपने नैतिकता के इश्यूज क्रिएट करते हैं, हम अपने जीने के तरीकों में बदलाव लेके आते हैं। पहले हम समझ नहीं पा रहे, धीरे 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 जब हम उन्हें बार बार पढ़ते हैं तो हम उन्हें बेहतर समझ पाते हैं। क्यों बेहतर समझ पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो डेवलप हो रहे हैं, एथिकल इश्यूज हैं जो डेवलप हो रहे हैं। ऐसे अंदर हम क्या समझ रहे हैं? कुछ ऐसी स्टडीज हो सकती हैं जो पॉसिबिलिटीज बताती हैं कि कुछ कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जो डेवलप होते हैं जब आप किसी भी प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब एज अ ह्यूमन आप अपनी एबिलिटी को डेवलप करते हैं तो कुछ परिस्थितियां आ सकती हैं आपके आसपास, कुछ पॉसिबिलिटीज भी आपकी बढ़ सकती हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या एथिकल इश्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एथिकल इश्यूज आल्सो हैव वन ऑफ द फैक्टर्स जिसका प्रभाव पड़ता है हमारे आईक्यू लेवल पर। तो हमारे आईक्यू लेवल पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ा? ऐसे कौन से फैक्टर निकले? एक हुआ बायोलॉजिकल, अगर दो लोगों के अंदर जीन्स का चेंजेस किया जाए, जिसकी जीन्स में ज्यादा बुद्धिमत्ता है उसकी बुद्धिमत्ता का लेवल बढ़ जाएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर, एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, चाहे उनका ब्रेन चेंज हो सकता है, आईक्यू लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन एक कोई नया व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उनसे ज्यादा आईक्यू वाला हो सकता है वहां पर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा उसको मिलता। तीसरा होता है एथिकल इश्यूज। हम लोग खुद अपने अंदर एबिलिटीज को डेवलप करते हैं कि हम बेहतर तरीके से जिंदगी को जी पाएंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाले। उसे ध्यान में रखते हुए कुछ थ्योरीज हैं जो इंटेलिजेंस के लिए आई हैं। पहली थ्योरी यहां पर देखने को मिलती है साइकोमेट्रिक फैक्टर्स या एनालिटिकल थ्योरीज। साइकोमेट्रिक और फैक्टर्स और एनालिटिकल थ्योरीज। अब ये क्या है? साइकोमेट्रिक थ्योरी होती क्या है? इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? हमेशा यहां पर टू फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, these are based upon the analysis of the score of the large number of the individuals on the various intelligence test। ऐसा हो सकता है आप बहुत सारे टेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा लोगों के टेस्ट करोगे, ऐसे केस में होता यह है कि जब आप उनका स्कोर निकालते हो तो ऐसा हो सकता है कि उनका स्कोर इंडिविजुअल तरीके से हो। इंडिविजुअल का मतलब है आपने 10 लोगों का स्कोर निकाला, एक का 20 है, एक का 10 है, एक का 50 है, एक का 60 है। इस तरीके से देखा जाए दैट इज साइकोमेट्रिक। इसलिए इसको स्टैटिकल तरीके से नंबर में जब लोगों को देखा कि इस व्यक्ति का 80 नंबर आ रहा है जो कि इसका आईक्यू लेवल है, इसलिए इसका नाम फैक्टर एनालिसिस भी रखा गया है। स्पीयरमैन टू फैक्टर्स थ्योरी आई। टू फैक्टर थ्योरी का एनालिसिस है कि रिजल्ट ऑफ ए चिल्ड्रन परफॉर्मेंस ऑन द वेरियस टास्क एंड फाउंड दैट मैनी टेस्ट वर मॉडरेटली positively corrected and he concluded every intelligence activity involved both general factors G और general intelligence and specific factor like a S। तो यहां पर एक चेकलिस्ट क्रिएट की जाती है और उस चेकलिस्ट में बताया गया था कि अगर कहीं पर जी आता है तो उसे जनरल इंटेलिजेंस में रखेंगे और कहीं पर अगर ऐसा आप आता है तो उसे स्पेसिफिक फैक्टर्स में रखेंगे। तो हमेशा जब नंबर ऑफ द पीपल विल बी इंक्रीज, जब आप ज्यादा लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि एक बार हो सकता है कि कुछ लोगों की जो आईक्यू लेवल है उसमें बदलाव हो, तो जिनका कम होगा या जनरल तरीके से होगा हम उन्हें जनरल इंटेलिजेंस के लोगों में रख देंगे। जो स्पेसिफिक फैक्टर वाले लोग होंगे हम उनको स्पेसिफिक फैक्टर में रखेंगे।
इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। सेम लाइक अ थर्स्टमैन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इसमें होता है, यूजिंग 14 years of old and college student as a participant, and he found that not all mental tests correlate equally, but rather than they appear to the form 7 distinct factors or grouping which the called primary mental ability name। देखिए यहाँ पर 14 साल का बच्चा है जिसको एक कॉलेज के स्टूडेंट की तरह से पार्टिसिपेट करना है, और ये पाया गया है कि 14 साल का जो बच्चा है और कॉलेज के जो स्टूडेंट है, जब इनको पार्टिसिपेट में किया गया तो ये पाया गया कि वहां पर सभी की जो मेंटल एबिलिटीज है ना वो इक्वल नहीं है। ऐसे केस में हम इसको जो ग्रुप को जो ऐड कर रहे थे उसका हमने नाम रखा मेंटल एबिलिटी, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। अब इसमें हम एक स्पेटियल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्पेटियल रिलेशनशिप, perceptual speed, a quick and accurate detection of the visual details। That means ये जो एबिलिटी का पता करने का तरीका है ये अलग अलग है। जैसे कि कुछ लोगों में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए, हमने उसमें देखा कि क्या हम उनके कोई रिलेशनशिप के ऊपर हम देख रहे हैं कि आप किसको क्या मानते हो, क्या हम उनकी एक डायरेक्शन दे दें, क्या वो एक्यूरेट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या उनके अंदर अर्थमेटिकल तरीके की ऑपरेशंस या नंबर ऑफ रीजनिंग में उनकी पकड़ अच्छा है, क्या उनकी वर्बल मीनिंग अच्छा है, क्या उनके वर्ड इन्फ्लुएंसिंग है, क्या मेमोरी, क्या रीजनिंग उनका अच्छा है, ये सारी की सारी चीजें हैं क्या। दीज आर द एक्चुअल में थ्योरी का पार्ट है जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि जो थ्योरी है उसमें ये बताया गया फर्स्ट में साइकोमेट्रिक में सीधा सा कि एक 14 साल का बच्चा और कॉलेज के बच्चे अगर उन्हें सारों के ग्रुप में आप रख दो तो आप ये नहीं कह सकते कि सबके जो विचार या समझने की प्रक्रिया है वो इक्वल होगी। दूसरा है गुइलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द मॉडल एक्सट्रीम अल्टरनेटिव टू स्पेयरमैन टू फैक्टर्स थ्योरी एंड टोटली रिजेक्ट द नोशन ऑफ द जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर्स, and thus he identifies 5 kind of the content। गुइलफोर्ड ने 5 प्रकार की चीजों को फाइंड आउट किया है, and 5 kind of the operation and 6 kind of the products which is multiplies together 5 into 6। 5 kind of the operations मिला और उनको 6 kind of the product के साथ इन्होंने क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया, and yield at the total of the 150 distinct mental ability। तो 5 kind of the content into 5 kind of operation into 6 kind। तो यहां क्या हो गया, यहां पर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिला, विच इज मल्टीपल टुगेदर yield टोटल इज 150 डिस्टिंक्ट्स, है ना, तो उसका 150 आ गया। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, 5 पंजे 25 और 25 छिक्का 150, ये हमारा 150 आ गया, जो यहाँ पे 150 डिस्टिंक्ट्स आया। इन्होंने अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग टाइटल्स का रखा, एंड देन 150 आया। ही सेट आउट द कंस्ट्रक्ट टेस्ट टू मेजर ईच ऑफ द 150 एबिलिटीज। देखिए हर एक लोगों का जितने इन्होंने लोग रखे थे वहां पर, उन सभी को 150 एबिलिटी के अलग अलग क्वेश्चन रखे हैं, 150 अलग अलग एबिलिटी के क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें इन्होंने ये देखा है कि टेस्ट हैव बीन डिवाइज्ड टू असिस्ट मोर देन 70 एंड हाउएवर पीपल स्कोर आर ऑफन करेक्टेड, सजेस्टिंग दैट द नंबर ऑफ द बेसिस मेंटल एबिलिटीज मच स्मॉलर देन द गुइलफोर्ड एज्यूम्ड। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग नंबर देख रहे हैं कि उनकी मेंटल एबिलिटी क्या है, तो जो गुइलफोर्ड ने जो बोला है उसके हिसाब से वो क्या ऑटोमेटिक कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चंस को बदला है, जिसकी वजह से वो इन चीजों को समझ गया। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं। एक आता है कि कोई भी अगर यहाँ पे आप इंटेलिजेंस की बात करते तो आप इंटेलिजेंस को कैसे नर्सिंग में एप्लीकेशन करते हो। यहाँ पर आता है मोटर स्टेज हैव नॉट अचीव्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड देन देयरफॉर सफर फ्रॉम द सेपरेटिंग एंजाइटी। सो अगर ऐसा हो सकता है नर्सिंग के अंदर, जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो ऐसे केस में उसके अंदर एंजाइटी डेवलप होता है, तो हम नर्सिंग में देखते हैं कि बच्चों में एंजाइटी आता है, who are unable to deal with the concept and the abstraction। ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, abstractions समझ में नहीं आते, abstract बना दिए जाते हैं, and as the children could not understand the causes and the effect of the interpreted the physical
इलनेस, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार है तो शारीरिक तरीके से आप उसे समझ नहीं पा रहे हो कि वो बीमार कैसे है और क्यों है। एडोलेसेंस समटाइम ये सोचता है कि उनको कुछ एब्स्ट्रैक्ट अपीयर किया गया, और नर्स आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो हम लोग एक इंटेलिजेंसीज को जो नर्सिंग में समझने की कोशिश करते हैं वो होता है कि कोई भी व्यक्ति जब हॉस्पिटल में भर्ती है तो वहां पर वो क्या सोचता है, वो क्या सोच रहा है, क्या उसमें एंजाइटी है, क्या वो चीजों को समझ पा रहा है। अगर नहीं तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है नर्सिंग के अंदर। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आता है कि आप इंटेलिजेंस को कैसे असिस करेंगे। इंटेलिजेंस को असिस करने के लिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उस टेबल के अनुसार हमें समझना होता है कि अगर कोई इडियट है, अगर किसी का आईक्यू लेवल 25 तक से पहले आएगा, 25 तक आएगा, हम उसे इडियट कहेंगे। अगर थोड़ा सा और थोड़ा इडियट से थोड़ा सा ठीक कर देते हैं तो ऐसे केस में 26 से 50 होगा। मोरॉन्स में 51 से 70 होगा। बॉर्डर लाइन 71 टू 80 होगा, ये बॉर्डर लाइन है। किसी को कम इंटेलिजेंस का होगा 81 टू 90 होगा। नॉर्मल का होगा 91 टू 110 होगा। सुपीरियर 111 टू 120, वेरी सुपीरियर 121 टू 130, जीनियस का होगा 140 टू ओवर। तो जीनियस बनना, बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल को आगे बढ़ाना। अब बात करते हैं कि अगर आप आईक्यू लेवल को समझने की कह रहे हो और आप कह रहे हो किसी के अंदर 140 से ज्यादा होना, आप कहोगे मैं कैसे पता लगाऊं, तो बड़ा सिंपल है। एक आता है टॉपिक आप कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। आप क्वेश्चन जो सेट करेंगे एबिलिटी जानने के लिए कैसे करेंगे। फर्स्ट आता है वर्बल स्किल एंड लैंग्वेज टेस्ट। आप किसी भी चीज का लैंग्वेज टेस्ट ऐड कर सकते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ द लैंग्वेज विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द वर्ड रिटन और ओरल और द बोथ, and then text content is loaded with the verbal material which may include variety of the items। आप कैसे वर्बल स्किल्स को जांचेंगे, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि इंसान किसी भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को समझ सके। कंपैरिजन होना चाहिए, एक वर्ड या सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कन्वर्सेशन आना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। एक अरिथमेटिक होता है कि उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कैसे समझ सकता है। एक सिमिलैरिटीज होती है, लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज होती हैं। एक डिजिट स्पैन होता है, कैसे आप लोगों के अंदर डिजिट स्पैन करते हैं। एक वोकेबलरी होता है, आप कैसे वर्ड इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर हम एक चीज को समझ पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर आप किसी के अंदर वर्बल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे समझता है, पैराग्राफ समझता है, नंबर्स को समझता है, सिमिलैरिटी समझता है, भिन्नता है, डिजिट को समझता है और वो बोलने के तरीके को समझता है, तब वो जाके एक प्रकार से स्किल में बढ़ सकता है। एंड देन सेकंड आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। आप किसी की परफॉर्मेंस कैसे समझ सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए, जब इट इज कंप्लीट नॉन वर्बल और नॉन लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें हम लोग एक समय में एक ही व्यक्ति का टेस्ट लेते हैं। कैसे लेंगे, हम उसे कोई पिक्चर दिखाएंगे, हम उस पिक्चर में कोई फोटोज में कोई ब्लॉक डिजाइन करवाएंगे, हम लोग पिक्चर अरेंज करवाएंगे, ऑब्जेक्ट असेंबल करवाएंगे। हम उसके ना कोई बॉक्स दे सकते हैं, जैसे कि बहुत आता है कलरफुल बॉक्स होता है, हम उसको सेट करते हैं, सेम कलर करते हैं, तो हम उसकी क्या परफॉर्मेंस को सेट कर सकते हैं कि क्या आप उसकी परफॉर्मेंस को मान के चलो ये सी है, अब उन्हें 0 कर दिया है ना, ये डी है, अब इस डी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूं, ऐसे करके मॉडिफाइड कर देता हूं, तो क्या इसमें डी और बी भी साथ में है। तो देखे ना, थोड़ा सा ना हम लोग सामने वाले व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और जब आप उन टेस्ट पेपर्स को बनाते हो, उन टेस्ट को लेते हो, तब एक बात उठती है कि आप इन टेस्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। तो यूज इन आ सिलेक्शन, आप किसी भी व्यक्ति के आईक्यू लेवल को अच्छा बेहतर जानने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है क्या ये व्यक्ति जॉब के लिए लायक है या नहीं, तो आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हो। दैट एडमिशन टू द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, अगर मान के चलते हो मैं कोई स्पेशल कोर्स चला दूं तो उसके लिए मैं एक टेस्ट ले रहा हूं, अब उस टेस्ट में जितने लोग पास होंगे उनका मैं इस्तेमाल करूँ या उनका एडमिशन ले लूँगा। दूसरा था यूज इज द क्लासिफिकेशंस, आप पहले से क्लासिफाई करते हैं, दिस आर द पुअर, दिस आर द हाई लर्नर। पुअर लर्नर और हाई लर्नर कहा जाता है, आप कैसे पता करते हो, टेस्ट के द्वारा। यूज इन द असेसमेंट फॉर द प्रमोशंस, जब आप किसी को प्रमोशंस करते हो तो आप उसका प्रमोशंस का एक अलग से चेक लिस्ट दे देते हो, है ना। परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के लिए आप प्रमोशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। यूज इन द प्रोविजन ऑफ द गाइडेंस, यूज इन द प्रोविजन ऑफ द गाइडेंस, तो आप इंटेलिजेंसी को क्या कर सकते हो,
टेस्ट में भी सक्सेसफुली यूज इन द प्रोविजन एजुकेशनल वोकेशनल एंड पर्सनली गाइडेंस टू स्टूडेंट बाय द टीचर। आप टीचर के माध्यम से स्टूडेंट को वोकेबल तरीके से भी गाइड कर सकते हो, एजुकेशनल गाइड कर सकते हो, आप किसी को भी समझा सकते हो कि हाउ दे कैन परफॉर्म इन देयर पर्टिकुलर एरिया, कैसे वो आप अच्छे से अपने आप को बढ़ा सकता है। एंड यूज फॉर द इम्प्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस, कैसे वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को डेवलप कर सकता है। यूज इन द सेटिंग लेवल ऑफ द एस्पिरेशन, कैसे वो one should aim for what is desire, in other one should be very careful to set one level of the aspiration, कैसे वो व्यक्ति समझ सकता है वन सेट लेवल ऑफ द एस्पिरेशन, कैसे वो अपने आप को समझ सकता है। यूज इन द डायग्नोसिस, यूज ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट रिलेटेड विद द कैपेसिटी ऑफ द डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस को जानने में भी IQ लेवल को यूज कर सकते हैं। यूज इन द रिसर्च वर्क, हम रिसर्च में भी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हम कोई रिसर्च जानने की कोशिश करते हैं तो आखिर वो कैसे उनकी IQ लेवल काम करता है। तो ये IQ लेवल के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और पढ़ा और समझा कि IQ लेवल कैसे काम करता है, IQ लेवल के टेस्ट क्या हैं, और नर्सिंग में कैसे इम्प्लायंसेस आप करेंगे, कैसे टेस्ट बनाओगे, टेस्ट का क्या बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़े। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।